नमस्कार, मैं वैभव शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी मास्टर गुरुग्राम पर। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। फाइनली वो घड़ी आई गई जिस घड़ी का रियल एस्टेट को बेसब्री से इंतज़ार था, ख़ास तौर पे गुड़गांव और फरीदाबाद की रियल एस्टेट मार्केट को, कि STILT+4 कब पास होगा। ये गुड न्यूज़ आ चुकी है कि STILT+4 पास हो चुका है। किन कंडीशंस के साथ पास हुआ है, किन लोकेशंस में और किन प्रोजेक्ट्स में पास हुआ है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे। इसके लिए हम थैंक्स करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं हरियाणा गवर्नमेंट का, जिन्होंने इस पर फैसला लिया, राहत दी। ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को भी फुलफिल किया जाएगा, लेकिन हम आभार व्यक्त करते हैं हरियाणा गवर्नमेंट का, DTP का, कि जिन्होंने ये राहत दी है। क्या राहत दी है, किस तरीके से आप इस राहत का फ़ायदा उठा सकते हैं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी देंगे कि STILT+4 के अंदर क्या क्या बदलाव किए गए हैं और किस तरीके से आप इस पूरी स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन सी लोकेशन पर और कौन से प्रोजेक्ट के अंदर STILT+4 अब बन सकता है। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सबके काम की है। जो भी रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उन सबके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि STILT+4 को पास कर दिया गया है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं। दीनदयाल जन आवास योजना और जनरल प्लॉट के अंदर जो फ़र्क होता है वो आपको ऑलरेडी पता होगा, हमने वीडियो भी इसके ऊपर बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि 100 स्क्वायर यार्ड से लेकर और 179 स्क्वायर यार्ड तक के जो टेंटेटिव प्लॉट्स होते हैं, लास्ट साइज 179 स्क्वायर यार्ड तक का ही होता है, ये सभी प्लॉट दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर आते हैं। और 180 स्क्वायर यार्ड या उससे बड़े साइजेस के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो सब जनरल कैटेगरी में आते हैं। अभी हम बात करते हैं दीनदयाल जन आवास योजना की। दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर जो गवर्नमेंट की एक सोच थी, वो यही सोच थी कि इसके अंदर आपको सस्ते प्लॉट और सस्ते घर मिलेंगे, तो इसलिए दीनदयाल जन आवास योजना लाई गई थी। इसके अंदर आपने देखा होगा कि 5 एकड़ से लेकर और उससे बड़े साइजेस के भी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, जो कि दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर आते हैं, और ये पूरे हरियाणा के अंदर लागू है। और हरियाणा के अंदर ये एक लीगल प्रॉपर्टी है, रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर जो सड़कों का साइज होता है वो लगभग 9 मीटर का साइज होता है, मिनिमम साइज जो 9 मीटर का साइज होता है। तो इसके अंदर आपको बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशंस के, आपको पूरी परमिशन दी गई है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कि आप STILT+4 फ्लोर की बिल्डिंग इसके अंदर आप इजीली बना सकते हैं। ये कंप्लीटली लीगली होगी, बैंक लोन्स इसके अंदर अप्रूव्ड होंगे, फ्लोर वाइज आप इसको सेल भी कर पाएंगे। तो ये दीनदयाल जन आवास योजना के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये उस तबके के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जो गुड़गांव जैसे शहर के अंदर बड़े बिल्डर फ्लोर्स नहीं ले सकते, उनकी बजट से बाहर हो जाते हैं। उनके लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अब आपके लिए इन्वेंट्रीज खुल जाएंगी। अभी तक जिन बिल्डर्स ने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे थे STILT+4 की, अब वो भी इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और कंस्ट्रक्शन के अंदर बढ़ जाएंगी। तो जो डिमांड है उसके लिए सप्लाई खुल जाएगी। तो आपके लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि जल्दी से जल्दी आप इस तरीके की प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ें, ताकि अभी जो रेट्स हैं उन रेट्स का आप फ़ायदा उठा सकें। तो ये तो एक दीनदयाल जन आवास योजना के लिए थी कि उसके अंदर बिना किसी शर्त के STILT+4 आप बना सकते हैं। अब आ जाती है सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी जनरल प्लॉट्स की। जनरल प्लॉट्स के अंदर भी 2 तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक तो हुड्डा की HSVP की जो प्लॉट्स होते हैं, जैसे आप देखते हैं कि हुड्डा के सेक्टर्स जो आपके आसपास आप देखते होंगे उनके अंदर है, वो पुराने सेक्टर्स हैं। तो पुराने सेक्टर्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये STILT+4 बंद हुआ था, कि वहाँ पर आसपास जो घर बने हुए हैं वो थोड़े पुराने घर बने हुए हैं। तो जब उसके अंदर नई कंस्ट्रक्शन होती थी तो आसपास के घरों के अंदर दरार आ जाती थी। सबसे पहली दिक्कत ये होती थी। दूसरी दिक्कत, वहाँ पर जो घर बने हुए हैं वो इंडिपेंडेंट हाउस बने हुए हैं,
वो ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर तक ही सिर्फ बने हुए हैं। तो जब उसके साथ में एक बिल्डिंग खड़ी होती थी स्टिल प्लस 4 फ्लोर की बिल्डिंग, तो उनकी ये शिकायत होती थी कि हमारे घर बहुत नीचे हो गए। तीसरी जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी उसके अंदर, वो दिक्कत आती थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बताऊँ तो जो स्टिल प्लस 4 की जो कॉलोनियाज होती हैं जहाँ पर अलाउ होता है, जो नई कॉलोनीज है उसके अंदर जो मापदंड है हरियाणा गवर्नमेंट का और डीटीपी का, वो ये है कि एक फ्लोर के ऊपर 4.5 लोग रह सकते हैं। यानी कि स्टिल्ट के ऊपर जो 4 फ्लोर बने हुए हैं उसके अंदर 18 लोगों की ही रिहाइश हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर स्टिल्ट प्लस 4 को अलाउ किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाता है। इसके बारे में मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगा। अभी हम फिलहाल हुड्डा के प्लॉट्स पर ही चलते हैं। तो हुड्डा के प्लॉट्स में दिक्कत ये आ रही थी कि साथ वाले घरों में दरार आ जाती थी, घर नीचे रह जाते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत होती कि वहाँ पर जो सीवर लाइन और पानी की लाइन डली हुई है वो पुराने हिसाब से डली हुई है, उस टाइम की रिहाइश को देखकर डाली गई है कि वहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर इतनी रिहाइश होगी कि वहाँ पर सीवर और पानी दोनों के लिए वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैपेबल होगा, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर कैपेबल होगा। लेकिन अचानक से वहाँ पर डिमांड बढ़ी, स्टिल प्लस 4 की बिल्डिंग बननी शुरू हो गई, लोगों की वहाँ पर रिहाइश बढ़ गई, जिसकी वजह से उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दबाव आ गया। तो गवर्नमेंट को वो रोकना पड़ा। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उसके अंदर जो आरामदायक आपके लिए दी है चीज, वो ये दी है कि अगर आपका प्लॉट 10 मीटर से ऊपर की सड़क पर है तो आप वहां पर स्टिल प्लस 4 बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन रहेगी। कंडीशन क्या रहेगी कि जब आप वहां पर स्टिल प्लस 4 बनाने के लिए अपना नक्शा पास करवाएंगे, उससे पहले आपके लेफ्ट और राइट पर जो आपके नेबर्स हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, उन पड़ोसियों से आपको एनओसी लेनी होगी कि आप वहां पर स्टिल प्लस 4 की बिल्डिंग बना लें। उसके साथ साथ आपको 1.8 मीटर का, यानी कि लगभग 6 फुट का आपको दोनों तरफ सेटबैक छोड़ना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि आपके लेफ्ट में एक घर है और राइट में एक घर है, उन दोनों घरों के बीच में जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपनी दीवार को आप चढ़ा रहे हैं वहां से, तो आपको दोनों तरफ 3-3 फुट की जगह छोड़नी पड़ेगी, ताकि आपकी वहां पर जब कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपके नेबर्स जो है उनके घर के अंदर दरार ना आए। तो ये एनओसी आपको अपने दोनों तरफ के पड़ोसियों से लेनी पड़ेगी। अब आपके एक पड़ोसी ने तो आपको एनओसी दे दी, लेकिन आपके दूसरे पड़ोसी ने आपको एनओसी नहीं दी। कोई बात नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। उस केस में आपको जिस तरफ से एनओसी आपको मिल गई है, उस तरफ की बजाय जिस तरफ से एनओसी नहीं मिली है, उस तरफ आप अपना 1.8 मीटर का दायरा, यानी कि 6 फीट का आप सेटबैक छोड़कर और आप अपनी स्टिल प्लस 4 की बिल्डिंग बना सकते हैं। ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, ये गवर्नमेंट गैजेट से बात ली गई है। ये हरियाणा के जो मंत्री हैं मिस्टर दलाल साहब, उनकी स्टेटमेंट है। उनकी स्टेटमेंट पर ही हम आपको ये बात बता रहे हैं कि उस केस में अगर आपको एक पड़ोसी ने एनओसी नहीं दी है तो उस तरफ आप 6 फीट का सेटबैक छोड़कर आप अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये पुरानी कॉलोनीज की बात हो रही है जहां पर हुड्डा और एचएसवीपी के प्लॉट्स हैं। वहां पर एक कंडीशन और है कि 250 मीटर से नीचे का अगर कोई प्लॉट होगा, उसके अंदर आप बेसमेंट नहीं बना सकते हैं। आपको बेसमेंट अगर बनानी है तो उसके लिए भी आपके प्लॉट का साइज 250 मीटर से ऊपर होना चाहिए। तकरीबन 300 स्क्वायर यार्ड के आसपास का प्लॉट होना चाहिए जिसके अंदर आप बेसमेंट बना सकते हैं। उससे कम एरिया के प्लॉट के अंदर आप बेसमेंट नहीं बना सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे अभी तक मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं कि दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर आप बिना किसी शर्त के स्टिल प्लस 4 बना सकते हैं, और जो पुरानी कॉलोनीज हैं, जो हुड्डा की कॉलोनीज है, एचएसवीपी की जो प्लॉट्स हैं, वहाँ पर आपको अपने दोनों नेबर से एनओसी लेनी होगी, तभी आप स्टिल प्लस 4 की बिल्डिंग बना सकते हैं। 1.8 मीटर का आपको दोनों साइड पे सेटबैक छोड़ना पड़ेगा, तभी आप बना सकते हैं। अगर आपको एक नेबर ने आपको एनओसी नहीं दी है तो उस तरफ को आप 6 फीट का एरिया छोड़ के और फिर आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट को या किसी और को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम उन जनरल प्लॉट्स के ऊपर जो प्राइवेट कॉलोनी है, लाइसेंस्ड कॉलोनी है।
लाइसेंस कॉलोनी जो रेरा अप्रूव्ड कॉलोनीज हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चाहे वो DLF जैसे बिल्डर्स की हैं या BPTP की हैं या किसी और इस तरीके के बिल्डर्स की हैं जिनकी लाइसेंस्ड कॉलोनी है, चाहे वो गुड़गांव में, हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में, चाहे फरीदाबाद में या गुड़गांव में, कहीं पर भी वो लाइसेंस्ड कॉलोनी है, वहाँ पर आप किस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर वहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक देखती है गवर्नमेंट कि एक फ्लोर के ऊपर 4.5 लोग की वो कैपेसिटी देखती हैं। टोटल अगर 4 फ्लोर हो गए तो 18 लोगों की कैपेसिटी होगी। अब टोटल उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कितने लोग वहाँ पर बस सकते हैं और क्या उन्होंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरीके से बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर साइज लिया जाता है कि आपकी जो सीवर लाइन जा रही है उसका साइज क्या है, वो थोड़ा सा टेक्निकल है। पानी की लाइन जो जा रही है उसके अंदर उसका साइज क्या है, ड्रेनेज जो वहाँ से होना है वो ड्रेनेज सिस्टम क्या है, ये हरियाणा गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। हरियाणा बिल्डिंग लॉ है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर नई कॉलोनी के अंदर बिल्डर ने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो कर रखा है, ये आपको बिल्डर की तरफ से ही पता चलेगा और ये आपको DTP से भी पता चलेगा कि उस कॉलोनी के अंदर आप जहाँ पर आप ये Steel+4 बनाना चाह रहे हैं या प्लॉट लेना चाह रहे हैं, वहाँ पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, ये आपको चेक करना होगा। अगर वहाँ पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहाँ पर भी आप बिना शर्त Steel+4 की बिल्डिंग बना सकते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर नई कॉलोनी के अंदर बिल्डर ने वो सभी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी कर रखी हैं, वो सभी उसने ज़रूरतें पूरी कर रखी हैं जो वहाँ के नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैं, तो आप वहाँ पर भी Steel+4 की बिल्डिंग बिना किसी शर्त के बना सकते हैं, बशर्ते आपका प्लॉट एरिया 180 गज से ज़्यादा का होना चाहिए, रोड आपके सामने कम से कम 10 मीटर या 10 मीटर से ज़्यादा की होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर नया होना चाहिए। तो वहाँ पर आपको कोई भी कंडीशन या किसी भी तरीके की अपने नेबर से NOC लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला आया है जिसका हम फिर से स्वागत करते हैं और आई होप कि आप इस Steel+4 की जो कंडीशंस है उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड जो हम शायद आप तक ना पहुंचा पाए हों, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो नीचे डिस्प्ले पर जो नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी और आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट है, आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं या बिल्डर फ्लोर लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो मैं वैभव शर्मा एक बार विदा लेता हूं आपसे और बहुत जल्दी फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ और किसी नए प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।